हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए आज मैं आपको यहाँ पर जो है टॉप 50 जो है यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कराने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के, यानी कि जो आपका यहाँ पर यूनिट 8 है, जिसके आप सभी लोगों ने काफी सारे कमेंट किए थे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो है टॉप एमसीक्यू कराए जाएं। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और अपडेटेड डेटा के साथ जो चीजें 2026 में बदल गई हैं उसके अनुसार मैं पूरा इसको सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा 10+ फुल मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी अभी जो है 299 है। और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बोनस के रूप में दी जा रही है, यानी कि 2500 एमसीक्यू मिल जाएंगे इसमें, यूपीजी के, कंप्यूटर जीके के शॉर्ट नोट्स, स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स, साथ ही फॉर्मूला नोट्स, ये सब कुछ कंप्लीटली बिल्कुल फ्री इसके साथ आपको मिल जाएगा। और ये सब मिलेगा कहाँ आपको? तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है एलविक क्लासेस ऐप। ये एलविक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर आप चाहे तो यहाँ पर इस डायरेक्ट इमेज पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम वाले कोर्स में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में, यानी कि 2026 के अद्यतन के अनुसार, ध्यान दीजिए पहले ही बता दिया गया 2026 के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या है। यहाँ पर जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा जीडीपी के लिए जो नया आधार वर्ष है वो आपका 2022-23 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैं कुछ यहाँ पर बता देता हूँ अपडेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो यहाँ पर आधार वर्ष है वो आपका 2024 हो गया है। कितना हो गया है? 2024 हो गया है, ठीक है। इसके अलावा WPI की अगर मैं बात करूं, यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है। होल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक है यहाँ पर। तो WPI का जो आधार वर्ष है यानी कि जो बेस ईयर है वो 2022-23 है, ये याद रखिएगा 2022-23 ये आपका होल प्राइस इंडेक्स का हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो IIP है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, IIP, तो इसका जो है इसका भी यहाँ पर जो है वो 2022-23 है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा यहाँ पर बेस ईयर। और इसके अलावा जीडीपी का जो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, इसका भी यहाँ पर 2022-23 हो गया है। तो ये सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बेस ईयर हो जाएंगे न्यू 2026 के अनुसार अपडेटेड। तो ये अब आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर आपको 2011-12 मिल रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसा ऑप्शन आ गया जहां पर 22-23 दिया ही नहीं गया है, 11-12 है, तो फिर आप 11-12 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आधार वर्ष यही था, अब आपका अपडेट हुआ है 2026 के अनुसार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि भारत की नई जीडीपी श्रृंखला के अंतर्गत जो है कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए की गणना के लिए जो है वो किस उन्नत सांख्यिकी पद्धति को अपनाया गया ताकि वास्तविक वृद्धि जो है वो सटीक मापन हो सके। तो याद रखेगा जीवीए यानी कि जो सकल मूल्य वर्धित गणना है, इसके लिए डबल डिफ्लेशन को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? डबल डिफ्लेशन को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जीवीई की गणना के लिए जो है डबल डिफ्लेशन को अपनाया गया है, ठीक है। क्योंकि डबल डिफ्लेशन का उपयोग जो है ये सकल उत्पादन जो आपका जीवीए होता है, ये सकल उत्पादन और जो मध्यवर्ती खपत होती है, इनको जो है अलग अलग अपस्फीत करने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर इसके बारे में। इसके बाद आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वर्ष 2026 के व्यापक सांख्यिकी सुधारों के अनुसार भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई का नया आधार वर्ष किसे घोषित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि सीपीआई का जो नया आधार वर्ष है वो किसे घोषित किया गया है, तो वो 2024 को जो है घोषित किया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि यहाँ पर बात हो रही है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की प्रणाली जो है, कार्य प्रणाली जो है, इसमें किए गए
ऐतिहासिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? याद रखिएगा, जो आपका PLFS होता है यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, इसकी जो आवृत्ति होती है यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मंथली होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मंथली होती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है अब इसका अनुमान जो है वो मासिक जारी किया जाता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का 2025 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विकल्प नंबर बी में आपको दिया गया है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमान जो है वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, PLFS की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अब मंथली होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि जनवरी 2025 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे है के नमूना डिजाइन में डेटा संचालित योजना जो डेटा डेराइव प्लानिंग है को सूक्ष्म स्तर पर सक्षम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें जो बदलाव किया गया है इसमें जो है जिला स्तर के अनुमान उत्पन्न करने के लिए जिले को जो है अब मूल स्तर बनाया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पर जिले से संबंधित जो भी अनुमान उत्पन्न होंगे उनको उत्पन्न करने के लिए जिले को जो है यहाँ पर अब मूल स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो अभी मैंने बताया था कि अब IIP का जो यहाँ पर नया बेस ईयर है वो 2022-23 हो गया है। कितना हो गया है? 2022-23 हो गया है। बराबर में आपको 100 मिल जाएगा। 100 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक सामान्य वर्ष जो होता है, आधार वर्ष जो होता है एक सामान्य वर्ष होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 100 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो नया आधार वर्ष हो जाएगा वो 2022-23 हो जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों में जो M3 यानी कि जो व्यापक मुद्रा है इसकी गणना का सही सूत्र क्या है? सबसे पहले तो आपको M1 पता होना चाहिए। M1 में क्या होता है? अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 में जो है जनता के पास जो धन होता है, यहाँ पर जो है जनता के पास धन, और इसके अलावा जो बैंकों में जमा होता है। ठीक है, बैंकों के पास जो है जमाएं जो होती हैं, बैंकों के पास जमा धन, तो ये आपका किस में शामिल होता है? M1 में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है M3 की, तो याद रखिएगा M1 ये हो जाएगा। और अगर मैं M2 की बात करूं, किसकी? M2 की, तो M2 में आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए जो पहले विकल्प में दिया गया है M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा, ये आपका M2 होता है। M2 में आपका M1 में जो होता है वो पहले ही बता दिया, तो M1 प्लस इसके अलावा डाकघर बचत बैंकों की जो जमा होती है वो भी शामिल हो जाती है M2 में। और जो M3 होता है आपका, M3 में आपका M1 होता है और साथ ही बैंकिंग प्रणाली के साथ यानी कि जो बैंकों में आप फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट किया जाता है वो भी आपका इसमें शामिल हो जाता है। तो ये आपका होता है M3। तो इसमें M3 के बारे में पूछा गया है तो आपका विकल्प नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा M3 के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी दृष्टिकोण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP और सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है यानी कि GDP के बीच क्या अंतर होता है? तो अगर इसका सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है GNP बराबर GDP, सॉरी यहाँ पर होता है GDP और प्लस में हो जाएगा NFIA। ठीक है, NFIA लिखा गया है, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात हो रही है यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, इसकी और इसकी, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? ये डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं कि इसको यहाँ पर ऐड किया गया, तो इन दोनों का जो अंतर है, क्योंकि इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा GNP माइनस GDP, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो NFIA के बराबर आ जाएगा यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिला के विकल्प नंबर सी यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय जो है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी में कुल प्रजनन दर का सही अर्थ क्या है? कुल प्रजनन दर, तो कुल प्रजनन दर आप सभी को पता होगा कि महिलाओं में जो है कुल प्रजनन दर का जो समय होता है वो कितना होता है? मैंने आप सभी को पहले से बताया था 15 से लेकर
49 वर्ष तक जो है यहाँ पर महिलाएं जो है वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो वही बताया गया कि एक महिला द्वारा जो है उसके संपूर्ण प्रजनन काल यानी कि 15 से लेकर 49 वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों की जो औसत संख्या है उससे यहाँ पर जो है जनसांख्यिकी में कुल प्रजनन दर बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि श्रम सांख्यिकी में श्रम बल भागीदारी, ठीक है, यहाँ पर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखिए जब भी श्रम बल की बात होगी तो श्रम बल में आपका हमेशा जो है यहाँ पर बेरोजगार यानी कि जो अनएम्प्लॉयड होंगे, कौन, अनएम्प्लॉयड, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयड होंगे इन दोनों को शामिल किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बेरोजगार और जो कार्य कर रहे हैं यानी कि जो कार्य में नियोजित है इन दोनों को शामिल करते हैं, और बटे में होता है टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी से हम लोग यहाँ पर LFPR जो है वो ज्ञात करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है बेरोजगार और इसके अलावा जो नियोजित हैं उन दोनों का योग और बट्टे में टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी के द्वारा इसको परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि श्रम बल भागीदारी को किस प्रकार जो है वो परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि इसमें जो नियोजित हैं और जो बेरोजगार हैं इनको जो है व्यक्तियों की कुल जनसंख्या के अनुपात से, वही मैंने बताया आप सभी को। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगर सूत्र याद है तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसीलिए जो मैंने फॉर्मूला नोट्स आपको ऐप में प्रोवाइड की है ढंग से उसको रिवाइज करते रहिए सभी लोग, ठीक है। पेपर से पहले पहले जितनी बार हो सके उसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि यहाँ पर RBI की बात हो रही है, मौद्रिक नीति के तहत जो है वो नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा जो है यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो मनी सप्लाई होती है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई जो है ये 1/CRR, ठीक है, ये होता है। यानी कि मनी सप्लाई जो होती है वो यहाँ पर CRR का मतलब यहाँ पर है नगद आरक्षित अनुपात की बात हो रही है, कैश रिजर्व रेशियो की बात हो रही है। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो यहाँ पर मनी सप्लाई यानी कि मौद्रिक नीति के जो है यहाँ पर जो है व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो जब आप CRR बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, यानी कि जब आप CRR बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम होगा, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में फिर कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप CRR का मान घटाते हैं तो फिर उस स्थिति में मुद्रा आपूर्ति जो होगी वो फिर यहाँ पर क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि भारत की नई GDP श्रृंखला में असंगठित क्षेत्र के डेटा को अधिक सटीक और वार्षिक रूप से मापने के लिए किस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण को जो है वो शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है किसे शामिल किया गया है, याद रखेगा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का जो वार्षिक सर्वेक्षण है किसे शामिल किया गया है, यहाँ पर जो है असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, इसको जो है यहाँ पर नई GDP श्रृंखला में असंगठित क्षेत्र के डेटा को अधिक सटीक और वार्षिक रूप से मापने के लिए जो है वो सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के बीच महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर क्या है। इसमें आपसे इन दोनों के बारे में जो है यहाँ पर संपूर्ण अंतर पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक की बात की जाए यानी कि WPI की बात की जाए तो इसमें केवल वस्तुएं यानी कि गुड्स होते हैं आपके, ये आप लोग याद रखेगा। इसमें जो है केवल और केवल गुड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं CPI की बात करूं तो CPI में आपकी वस्तुओं के साथ साथ जो है वो सेवाएं भी शामिल होती हैं, यानी कि सर्विसेज भी जो है यहाँ पर शामिल होती हैं। तो कुल मिला के दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं यानी कि गुड्स शामिल होते हैं, लेकिन CPI में जो है आपके यहाँ पर गुड्स यानी कि वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। तो आप बता सकते हैं विकल्प नंबर बी के अनुसार कि CPI में सेवाएं भी शामिल होती हैं जबकि WPI में केवल वस्तुएं थोक मूल्य शामिल होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि निर्भरता अनुपात, किसकी बात हुई है, निर्भरता अनुपात की गणना करते समय जनसांख्यिकी मापांकों में किसे आश्रित जनसंख्या माना जाता है। आश्रित जनसंख्या जो है किससे माना जाता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो 0 से लेकर 14 वर्ष और इसके अलावा जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के लोग हैं
इनको जो है यहाँ पर निर्भरता अनुपात के अनुसार जो है वो आश्रित जनसंख्या माना जाता है, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इसके अलावा जिनकी आयु जो है वो 65 वर्ष या उससे अधिक है, वो दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, इसलिए ये आश्रित जनसंख्या माने जाते हैं। बाकी 15 से लेकर 64 तक की जो आयु है वो स्वयं काम करके अपना कार्य चला सकते हैं, तो वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कामगार जनसंख्या का अनुपात यानी कि WPR का क्या दर्शाता है। तो जो कामगार जनसंख्या है इसका अनुपात क्या दर्शाता है, तो ये याद रखिएगा, ये जो है जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत दर्शाता है। क्या, जो व्यक्ति यहाँ पर जनसंख्या में कार्य कर रहे हैं यानी कि नियोजित हैं, उनका प्रतिशत जो है वो कामगार जनसंख्या दर्शाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इसकी जगह पे श्रम बल की बात होती तो श्रम बल में कामगार यानी कि जो कार्य कर रहे हैं वो भी शामिल होते हैं, और जो काम की तलाश में है यानी कि जो बेरोजगार हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात हो रही है, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO का विलय करके किस नई आधिकारिक संख्या यानी कि संस्था का निर्माण किया गया था। तो अब सभी को पता है कि NSSO और CSSO इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, आपका NSO का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखेगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो है यहाँ पर स्थापना की गई है, और कब की गई है, मई 2019 में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसकी यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में जो है याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो अर्थव्यवस्था में व्यापक मुद्रास्फीति को मापता है, इसका सही गणितीय सूत्र क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर का जो है आपसे सही सूत्र पूछ रहा है, तो जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी। क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी यानी कि नाम मात्र जीडीपी, और बटे वास्तविक यानी कि रियल जीडीपी, और गुणे 100 होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र हो जाएगा। के बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आपको दिया गया है IIP में 8 प्रमुख उद्योगों का कुल भारांक लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है 8 प्रमुख उद्योगों का कुल भारांक पूछा गया है IIP में, तो ये लगभग आपका 40.27% है। कितना है यहाँ पर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो 8 प्रमुख उद्योग हैं इनका कुल भारांक कितना है, तो लगभग यहाँ पर 40.27 है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय की नई पद्धति यानी कि 2026 के तहत सड़क परिवहन सेवाओं पर निजी अंतिम उपभोग व्यय का सटीक अनुमान लगाने के लिए किस रियल टाइम प्रशासनिक डेटाबेस का पहली बार जो है वो उपयोग किया गया है। तो पहली बार यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा, पहली बार यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो ई वाहन पोर्टल का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, ई वाहन पोर्टल का प्रयोग जो है ये किया गया है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति मुद्रा का सही सांख्यिकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर जो है उच्च शक्ति मुद्रा जिससे आप H0 से लिखते हैं, यहाँ पर हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इसको किससे लिखा जाता है, H0 से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है H0 की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर उच्च शक्ति मुद्रा की बात होगी तो इसमें एक तो करेंसी होती है आपकी पब्लिक की। ठीक है, करेंसी विद पब्लिक, यहाँ पर मैं शार्ट में लिख देता हूँ, करेंसी विद पब्लिक शामिल होगा। इसके अलावा बैंक रिजर्व शामिल होगा, और इसके अलावा अदर जो आरबीआई की जमाएं होंगी, डिपॉजिट होंगे, अदर आरबीआई। ठीक है, यहाँ पर जो है अदर आरबीआई डिपॉजिट। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप। यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक रिजर्व, इसके अलावा अदर आरबीआई डिपॉजिट, ये जब तीनों शामिल करते हैं तो ये क्या बनती है, आपकी उच्च शक्ति मुद्रा यहाँ पर जो है बन जाती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर C आप ध्यान दीजिए, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास आरक्षित निधि, और आरबीआई के पास जो है अन्य जमा राशियां, ये क्या कहलाती है, उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है। इसे H0 से लिखते हैं। इसके बाद आ जाइए, जनसांख्यिकी में यदि शुद्ध प्रजनन दर 1 के बराबर है तो इसका क्या अर्थ होता है। अगर यहाँ पर जो है जो प्रजनन दर है वो 1 के बराबर है तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जनसंख्या जो है वो सटीक प्रतिस्थापन स्तर पर है। ये आप लोग याद रखिएगा, जनसंख्या जो है फिर यहाँ पर क्या है, एक सटीक प्रतिस्थापन पर है। तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है इसमें कि आवधिक, इसमें किसकी बात हो रही है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, यानी कि यहाँ पर जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में सामान्य स्थिति जो है दृष्टिकोण के तहत रोजगार निर्धारित करने के लिए संदर्भ अवधि क्या है। तो यहाँ पर जो है रोजगार अवधि निर्धारित करने के लिए यहाँ पर जो है संदर्भ अवधि पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब सर्वेक्षण होता है तो उस सर्वेक्षण से ठीक 365 दिन पहले तक होती है। यहाँ पर अवधि इसकी कितनी होती है, सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 365 दिन तक, ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में जो सामान्य स्थिति होती है दृष्टिकोण के तहत रोजगार निर्धारण करने के लिए संदर्भ अवधि क्या है, तो सर्वेक्षण की तारीख से ठीक 365 दिन पहले तक, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अर्थशास्त्र और बैंकिंग सांख्यिकी में मुद्रा गुणक, यानी कि यहाँ पर जो है मनी मल्टीप्लायर का सटीक सूत्र क्या है। यहाँ पर जो है आपसे मुद्रा गुणक का सही सूत्र पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर मैं मुद्रा गुणक के सही सूत्र की बात करूं तो ये आपका होता है M3/H0, ठीक है। क्या होता है, मुद्रा गुणक आपका M3/H0 होता है, यानी कि व्यापक मुद्रा, और बटे में होता है आपका उच्च शक्ति मुद्रा। H0 अभी मैंने बताया था उच्च शक्ति मुद्रा होती है, तो ये इसका सूत्र होता है। तो विकल्प नंबर बी में ध्यान दीजिए, आपका दिया गया है M3/H0, यानी कि व्यापक मुद्रा भागे उच्च शक्ति मुद्रा। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से वैयक्तिक आय यानी कि पर्सनल इनकम की गणना करते समय जो है निम्नलिखित में से किससे घटाया जाता है। तो वैयक्तिक आय की गणना करने के लिए हम लोग कॉरपोरेट टैक्स और इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है यानी कि निगम कर और अवितरित लाभ को जो है यहाँ पर ये घटाया जाता है राष्ट्रीय आय से वैयक्तिक आय की गणना करते समय, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की संरचना में किस वस्तु यानी कि समूह का भारांक सबसे अधिक है। तो अब आपसे सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे कम यह पूछा जाता किसका नहीं है। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, इसमें जो है वस्तुएं आपकी शामिल होती हैं। यहाँ पर WPI में वस्तुएं शामिल होती हैं, लेकिन इसमें जो है वो सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, यानी कि सेवाओं का जो भारांक होता है वो नगण्य होता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा भारांक होता है वो विनिर्मित उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा आयोजित घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो किस संकेतक को मापना होता है। तो यहाँ पर जो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण है ये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को मापता है। किसे मापता है, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग को जो है यहाँ पर मापता है। अगला कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के क्षेत्रीय संयोजन में किस क्षेत्र का भारांक जो है वो सबसे अधिक है। अभी मैंने बताया सबसे अधिक भारांक जो है वो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि मातृ मृत्यु अनुपात की गणना जो है वो प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में की जाती है। तो याद रखिएगा ये जो गणना की जाती है वो 1 लाख पर की जाती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। जो मातृ मृत्यु अनुपात ज्ञात किया जाता है MMR ज्ञात करते हैं, ये हमेशा 1 लाख पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जब यही जीवित यहाँ पर जो है शिशुओं की बात होगी, ठीक है, बच्चों की बात होगी, तब उसको हम लोग 1000 पर ज्ञात करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि वैधानिक तरलता अनुपात के तहत जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और सावधि देयताओं कि एक निश्चित प्रतिशत जो है वो कहाँ और किस रूप में रखना पड़ता है। तो वाणिज्यिक बैंकों को जो है अपने पास यानी कि स्वयं के पास ही नगद, सोना, इसके अलावा अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियां जो है इनको रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित और बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, किसकी बात हो रही है, बाजार कीमतों पर जो है सरल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, के बीच जो है वो सांख्यिकी संबंध क्या है। यहाँ पर सांख्यिकी संबंध पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि जो GDP होता है आपका, ठीक है, GDP बराबर GVA प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, ये यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, सकल मूल्यवर्धित यानी कि GVA, और इसके अलावा जो है बाजार कीमत पर जो है वो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो आपका GDP है ये बाजार कीमत पर यानी कि मार्केट प्राइस पर इसकी बात हो रही है।
और इसके अलावा GVA जो आपका सकल मूल्यवर्धित यहाँ पर है, ये आपका बेसिक प्राइस पर बात हो रही है। किस पर बात हो रही है? बेसिक प्राइस पर, प्लस प्रोडक्ट टैक्स हो जाएगा और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि श्रम सांख्यिकी में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, किसकी बात हो रही है? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के तहत जो है किसी व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि उसने संदर्भ सप्ताह के दौरान कम से कम काम किया हो, यानी कि नियोजित उसे माना जाएगा अगर उसने 1 आवर्स भी काम किया है। तो ये याद रखिएगा, श्रम सांख्यिकी में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की बात हो रही है। एक सप्ताह में अगर उसने 1 आवर यानी कि 1 घंटे भी काम किया है तो उसे यहाँ पर नियोजित यानी कि कामगार माना जाएगा, वो बेरोजगार फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखेगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि किसी देश के आर्थिक विकास और जीवन स्तर का सबसे सटीक और विश्वसनीय सांख्यिकी संकेतक जो है वो किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो है किसी भी देश की आर्थिक विकास और जीवन स्तर का जो सबसे सटीक और विश्वसनीय सांख्यिकी संकेत है वो यहाँ पर वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है। क्या होती है? वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है। अगला कह रहा है कि जीवन तालिका के निर्माण में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को किस सांख्यिकी प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा को जो है याद रखेगा E0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण के ढांचे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधिकारिक तौर पर किस मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण के लिए बात हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेगा इसके द्वारा जो है सीपीआई कंबाइंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सीपीआई कंबाइंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त का प्रयोग जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर जो है वो मूल्य सूचकांक के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण यानी कि NSS के तहत बड़े पैमाने पर घरेलू सर्वेक्षणों के लिए डेटा संग्रह यानी कि फील्ड वर्क का कार्य जो है वो मोस्पी के किस प्रभाग द्वारा किया जाता है? तो फील्ड वर्क का कार्य जो है वो यहाँ पर FOD के द्वारा, यानी कि जो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होता है, क्षेत्र संकार्य प्रभाग होता है, इसके द्वारा जो है फील्ड वर्क किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी में नवजात मृत्यु दर के उन शिशुओं की मृत्यु को मापती है जिनकी मृत्यु जो है वो 28 दिनों के भीतर हो जाती है। शिशुओं की गणना की बात हुई है। ठीक है, तो शिशुओं की गणना के लिए जिनकी मृत्यु 28 दिन के भीतर हो जाती है उनकी गणना यहाँ पर जो है नवजात मृत्यु दर के अंतर्गत की जाती है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI अर्थव्यवस्था में रेपो दर में वृद्धि करता है, तो जब भी RBI रेपो दर में वृद्धि करेगा तो इसका संभावित आर्थिक परिणाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी RBI रेपो दर बढ़ाएगा तो जो ऋण है यानी कि जो कर्ज है वो फिर लेना महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी। तो ये याद रखिएगा, विकल्प नंबर बी में दिया गया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फिर ऋण लेना जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जीडीपी गणना की चैन लिंकिंग पद्धति का प्राथमिक लाभ क्या है जिसे भारत जो है 2026 के सुधारों के हिस्से के रूप में अपनाने पर विचार कर रहा है? तो चैन लिंकिंग का जो प्राथमिक लाभ है ये हर साल जो है आधार वर्ष के भार को जो है अद्यतन करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन का जो है बेहतर प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए वैसे भी जब भी आप लोग पेपर देते हैं या कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो है बल्कि 80% चांस ये होते हैं कि अगर चारों विकल्प में से कोई विकल्प बहुत ज्यादा बड़ा दिया है तो वो सही होगा। 80% चांस इसके होते हैं, बस 20% चांस होते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो सही ना हो। नहीं तो आपको ये पहचान रखनी है कि अगर कोई ऐसे विकल्प दिए गए जहां पर एक विकल्प बहुत ज्यादा लंबा दे दिया गया तो उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बेरोजगारी दर की गणना का सही सांख्यिकी सूत्र क्या है? बेरोजगारी दर ज्ञात करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता होगा, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और बटे में कुल श्रम बल। कुल श्रम बल में आपको पता है इसमें आपके अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों शामिल होते हैं। तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे कुल श्रम बल और गुणे 100। तो ये है जो है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है।
इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई एएल है, इसका संकलन और प्रकाशन जो है वो किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो इसमें से जो है यहाँ पर एक तो एनएसओ करता है, लेकिन यहाँ पर दंड श्रम ब्यूरो दिया गया तो आपका श्रम ब्यूरो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, एनएसओ नहीं है इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय लेखांकन में सांख्यिकी रूप से राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी रूप से राष्ट्रीय आय की बात हुई है तो याद रखिएगा, सांख्यिकी रूप से जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसे बोलते हैं, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसे राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसे ही यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अगला कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और अन्य आर्थिक सर्वेक्षणों में आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए भारत में किस आधिकारिक मानक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है आपका NIC 2008 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है 2008 का, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया कि मुद्रा आपूर्ति में M1 जो संकुचित मुद्रा है, इसमें आपको पता है कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मुद्रा और आरबीआई के पास जो जमा है वो शामिल होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के भारांकों को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा मुख्य रूप से किस सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो इसके लिए जो है घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग जो है यहाँ पर किसके लिए किया गया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारांकों को अद्यतन करने के लिए जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसके द्वारा मुख्य रूप से जो है किन आंकड़ों का उपयोग किया गया है, तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के उपयोग आधारित वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो शामिल नहीं है। तो इसमें प्राइमरी वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं भी होती हैं, निर्यात वस्तुएं जो है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय आय सांख्यिकी में सकल स्थायी पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किसे मापता है। तो यहाँ पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है ये भौतिक निवेश या नई संपत्तियों के निर्माण को जो है वो मापता है। अगला कह रहा है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण के लिए नमूना फ्रेम तैयार करने के लिए अद्यतन करने के लिए किस विशेष सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है शहरी फ्रेम सर्वेक्षण यानी कि अर्बन फ्रेम सर्वे का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी कि सीपीआई कंबाइंड की बात हुई है का संकलन और प्रकाशन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा सीपीआई कंबाइंड यानी कि ग्रामीण और शहरी जो है इसका प्रकाशन NSO के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था सीपीआई AL, ठीक है, सीपीआई AL, इसके अलावा IW, इनका प्रकाशन जो है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, श्रम ब्यूरो को। इसके पहले क्वेश्चन मिला था सीपीआई AL सीपीआई W, ठीक है, तो वहां पर जो प्रयोग होता था वो श्रम ब्यूरो प्रयोग होता था, लेकिन जब सीपीआई कंबाइंड की बात होगी तो सीपीआई कंबाइंड याद रखिएगा इसका कौन करता है, तो NSO करता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर C आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि श्रम सांख्यिकी में यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता यानी कि कौशल या स्किल से शिक्षा के स्तर से बहुत नीचे स्तर का काम कर रहा है, जैसे उसने PhD धारक है और वो क्लर्क के रूप में काम करता है, तो इस स्थिति को सांख्यिकीय रूप में क्या कहा जाएगा, दृश्य अल्प रोजगार, अदृश्य अल्प रोजगार, मौसमी बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इससे बोला जाता है अदृश्य अल्प बेरोजगार। क्या बोला जाता है, अदृश्य अल्प बेरोजगार बोला जाएगा यहाँ पर, सॉरी, अदृश्य अल्प रोजगार बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो है PhD धारक है और क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है, अपनी योग्यता से नीचे कार्य कर रहा है, इसलिए इसे जो है अदृश्य अल्प रोजगार के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस बताऊंगा, बाकी जो है मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जो है एलविक क्लासेस ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहें तो 10+ फुल मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिसके साथ आपको काफी सारे यहाँ पर बोनस जो है वो मिल जाएंगे। धन्यवाद।